अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा से आपकी एनकरेजमेंट पे और आपकी हौसला अफजाई पे मैं आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को नहीं पता था इस ट्रेड के बारे में कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो पहुँचाऊँ। मैं डायरेक्शनल, लोग कहते हैं जी मैं डायरेक्शनल नहीं हो जाऊँ। असल में इस ट्रेड में हम एक ऐसी बंद गली में आ खड़े हुए हैं जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा विल और दिमाग सोजी के बाद ही निकाला जा सकता है। एप्टमा को एग्जैक्टली नहीं पता उसने क्या करना है, पीसीजी को एग्जैक्टली नहीं पता उसने क्या करना है, महकमा ज़राअत और जो इससे कंसर्निंग गवर्नमेंट के इदारे CCR, IPCC या जो भी इदारे हैं, IAE के जो इदारे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है। और जिनको नहीं पता, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो करप्शन की तरफ लग गए हैं। उन्होंने कहा चलो पैसे तो हम बनाएं, काम तो इनको कहीं पे लेके नहीं जा सकते। सीड माफिया अपनी ही कार्रवाई डाला, जो अरबों रुपए का ये एक सर्कल है जो सीड माफिया इसके अंदर बिजी है। कुछ क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किए थे, लेकिन वो क्या क्रैकडाउन सिर्फ दिखाने के लिए किए थे आप लोगों ने। उसके बाद कोई फीडबैक नहीं है हमारे पास। 3600 से ऊपर कंपनियां हैं जो अनसर्टिफाइड कंपनियां हैं, जिसमें कुछ सर्टिफाइड हैं, कुछ फेक हैं, लेकिन वो कारोबार कर रही हैं इस मुल्क के अंदर। अगर हम इनको पकड़ना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए, हम इनको नहीं पकड़ सकते, हम थक जाएंगे और ये कंपनियां और ये माफिया नहीं ख़त्म होगा, लेकिन कम तो किया जा सकता है। हम वो क्रैकडाउन जो लोग कर रहे थे, जो गवर्नमेंट जो इदारा इसका ज़िम्मेदार है, उसके बाद से उसकी कोई ख़बर नहीं है। सोशल फोरम्स के ऊपर उनकी तस्वीर आई थी, उनका कोई फीडबैक, कोई फॉलोअप हमें दे सकता है। अगर दे सकता है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, मेरा नंबर डिस्प्ले है, मुझे बताएँ और मैं यहाँ अपने वीलॉग में उनको लोगों को बताऊँगा कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। अगर दिहाड़ी बनाने के लिए काम किया है, यकीनी तौर पर आप उसको शेयर नहीं करेंगे। और बहरहाल आपकी नीयत, आपका काम आपके साथ। हमारे यहाँ कॉटन डिस्ट्रक्शन में मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जी एप्टमा का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजरी रोल था कि उनको माल चाहिए था, वो माल यहाँ से मिल रहा था। स्ट्रैटेजी वो ये रखते थे कि जब लो सीज़न का टाइम होता था, से नवंबर, जिसमें कॉटन क्रॉप मैक्सिमम आती थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो उसमें उनकी मैक्सिमम बाइंग होती थी। द मोमेंट रेट्स बढ़ना शुरू होते थे और किसी भी रीज़न की वजह से, तो एप्टमा जो भी बायर्स थे वो मार्केट से निकल जाते थे। वजह कि इस पूरी क्रॉप में एक ही बायर था जो एप्टमा थी। कोई सेकंड बायर डेवलप ही हम नहीं कर सके। हमारी जो जिनर्स थे उन्होंने एक्सपोर्ट की तरफ, डायरेक्ट एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। पीसीजी ने भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे ये हो गया कि आपके पास अगर उसके मिजाज में है तो आपने बाइंग करनी है, मिजाज में नहीं है तो उसने बाइंग नहीं करनी। एप्टमा की अपनी बहुत सारी रीजंस थे इस बात करने में। जो भी टेक्सटाइल थे, जो भी ग्रुप से, नेचुरली हर एक कोई स्ट्रेटेजी होती है, वो भी नुकसान में नहीं रहना चाहते थे और इस लिहाज से वो अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी बनाते थे। लेकिन इशू ये है कि विन विन सिचुएशन सबके लिए होना चाहिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चलता रहा और यहाँ तक ये हो गया कि ये एक वक्त ये आया कि उसके लोगों ने, जहाँ पे 1200 फैक्ट्रियाँ चलती थी, वहाँ पे 700 फैक्ट्रियाँ भी इस साल नहीं चली। दूसरा बड़ा रोल जो था वो आड़ती का था। इन आड़तियों ने, चूँकि मैक्सिमम जिनर्स जो है वो आड़ती भी हैं, इन लोगों ने बैंक, गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, उनके पास कोई लोनिंग की कोई एज सच मैकेनिज़्म, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि इन आड़तियों ने उन लोगों को, फार्मर्स को पैसा देना शुरू किया, पेस्टिसाइड देना शुरू किया और बहुत से लोगों ने सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दिया, महंगे दामों दिया और फार्मर को अपने दाम में ले आए। और उससे ये हुआ कि ऐसा आहिस्ता फार्मर्स डिस्करेज होता गया कि जो कमा ही नहीं रहा था तो वो क्यों ये फसल को काश्त करे। तो हालांकि हमारे मुल्क में मैक्सिमम फसल, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग इरीगेटेड इलाके में कपास करते हैं, जहाँ पे, और उन इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं है। मतलब ये वो फसल है जिसको गन्ने जैसा पानी नहीं चाहिए, जिसको धान जैसा पानी नहीं चाहिए, इसको कम पानी चाहिए था। और उन इलाकों में इसकी प्रोडक्टिव भी बेहतर होनी चाहिए थे, लेकिन चूंकि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन दी गई, सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र दिया, जिससे सॉइल भी ख़राब हुई और फसल भी जो है ना तो वह बर्बाद हुआ। तो इस मिडल मैन ने भी इस कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उससे ये हो गया अपने वक्ती फ़ायदे के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लूज़ कर बैठा। और ये दोनों साइडें कि आप बहुत लंबा नहीं सोच सके और उससे ये हुआ कि जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप है आपकी, आपने उसको बर्बाद कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीसरे दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी मईशत जो है वो उसका सारा दारोमदार कपास के ऊपर होता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक क्रॉप कहते हैं। अगर आप
जब देखें, जब हमने कपास अच्छी पैदा की और हम 1,47,00,000 बेल जिस साल 2014 में हमने पैदा की, उसके बाद क्या हुआ कि हम हर आदमी बहुत खुश था। 2014 में गालिबन सेस वो एप्टमा ने देना बंद कर दिया और उन्होंने ये प्ली ली कि चूँकि प्रोडक्टिविटी नहीं है और गवर्नमेंट के इदारे इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो बजाय इसके गवर्नमेंट के इदारे इसको रूल आउट करते, अपनी प्रोडक्टिविटी देते, वो कोर्ट में जाते, वो बात करते, तो उन्होंने इस चीज़ को साइड पे रखा और उसके बाद से उन्होंने फिर अब मीडिया एक कैंपेन चला दी कि 2.5 अरब रुपए के ऊपर सेस देना है। भाई अगर आपने वो पैसे लेने हैं तो आप कोर्ट में जाएं, जहाँ पे एप्टमा ने इसका स्टे लिया वहाँ पे फाइट आउट करें, जस्टिफाई करें कि आपको ये सेस क्यों चाहिए। अब मुझे यकीन है कि अगर आप इसको सही तरीके से जस्टिफाई करेंगे तो एप्टमा इंशाल्लाह इसको रिलीज़ भी करेगा और उनको पता है कि इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियल जो होगा वो एप्टमा ही होना है। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ किसान दोस्त ग्रुप्स हैं, टेक्सटाइल के बड़े ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली एप्टमा की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं देखते, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है और अपने उनका एक इन्फ्लुएंस है पूरे कॉटन ट्रेड के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि कॉटन रिवाइव यहाँ पे करे, तो वो बैठें, वो बातचीत करें और गवर्नमेंट इदारों को इंगेज करें, पीसीजी को इंगेज करें, तो इससे एक यकीनी तौर पे एक बहुत प्रोडक्टिव जो है रिज़ल्ट हम हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताने वाला हूँ, वो बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद 1961 में बनती है, 1961 में, और 1962 में जालंधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनती है। दोनों का रोल एक ही था। वो लोगों में जो वहाँ के लोग थे वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, और वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, वहाँ पे जो वाइस चांसलर था, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने दिन रात मेहनत की और उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो कॉटन, सिर्फ मैं कॉटन की मिसाल दूंगा कि एक वक्त में वो कॉटन हमसे कहीं ज़्यादा कम प्रोड्यूस करते थे और हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अब तक 1,47,00,000 बेल 2014 में पैदा की है और वो 3.25 करोड़ बेल्स तक पहुँच चुके हैं। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने क्या किया, उन्होंने 2 ज़ातें जट और आरई की लड़ाई में बेइंतहा कमाल किया और इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी के बजाय वहाँ पे लड़ाइयाँ, वहाँ पे ज़ात पात की तकसीम और वहाँ पे इवन जो ग्रेड्स दिए जाते थे वो इन ज़ातों को देख के दिए जाते थे। अगर गलती से यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने कोई बीज प्रोड्यूस भी कर लिया है तो उन्होंने सबसे पहले ये देखना है, अगर जट ने पैदा किया तो वो सबसे पहले जटों को जो है वो oblige करेगा, और अगर आरई ग्रुप ने पैदा कर लिया तो वो आरईयों को oblige करेगा। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। प्रोडक्टिविटी किधर गई? ज़ीरो। इस छोटी सी एम की खातिर हमने अपने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि आपको इतने फंड्स दिए जाते हैं कि बेइंतहा, और आपकी प्रोडक्टिविटी आप उठा के देख लीजिए, चार्ट उठा के देख लीजिए। किसी ने पता करना हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट करें कि आप ये लोग नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, क्या वहाँ पे ये मसाइल नहीं चल रहे? खुदा के वास्ते इस छोटी सोच से बाहर निकले, बड़ा सोचें, इस मुल्क का सोचें। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस क्लिप को आप ज़रूर शेयर करें और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएँ कि अगर खुदा रहा उनको कुछ ख्याल है इस मुल्क का तो इससे बाहर निकलें। और यही तकसीम हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी नज़र आती है, जहाँ पे बरादरियाँ डोमिनेट करती हैं, और उसकी वजह से हुआ ये कि जहाँ इस मुल्क को खड़ा होना चाहिए था आज वहाँ पे नहीं खड़ा। यही 70-80 स्विंगिंग सीट्स हैं बरादरियों वाली, जो हर दफ़ा एक डिसाइसिव फैक्टर है, एक फ़ैसला करती हैं इलेक्शंस के अंदर, और उसकी वजह से वही माफिया हम पे मुसल्लत हो जाता है जिस माफिया ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। कब तक ये चलता रहेगा? अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। इस बात को जहन में रखिएगा। ये बड़े लोग इन्होंने दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज़ ली हुई, ये उधर चले जाएंगे। 22 करोड़ 23 करोड़ का ये मुल्क है। 22-23 करोड़ में से शायद 2-2.5 लाख होंगे जिनके पास ये होगा, बाकी तो इस मुल्क में, बाकी लोगों ने तो इसी मुल्क में रहना है। खुदा रहा अपने मुल्क के बारे में सोचिए। सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज़्म इन लेंथ में डिस्कस कर चुका हूँ। सपोर्ट प्राइस का मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिज़्म ऐसे नहीं है कि जी अगर उसका एक डेवलप आपको ये करना पड़ेगा, लाइक आप इंडियन मॉडल उठाइए, आप उसको कॉपी कर लीजिए, उसको थोड़ा सा बेहतर ये कर लीजिए कि एक इदारा आपने CTC 1977 में बनाया था, उसको करप्शन की वजह से 1 साल के बाद ही बंद कर दिया था, जिसका रोल ये था कि उसने फुट्टी ख़रीदनी है। और CEC का रोल था कि CEC कंट्रोल करती थी आपकी रॉ कॉटन को। अगर आप CTC और CEC को
अमलगामेट करके आपस में मिला के कोई कॉटन पाकिस्तान कॉटन बोर्ड की तरह का एक रेगुलेटरी इदारा बना दें जो पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस करे कि सपोर्ट प्राइस एक्चुअली ये क्या है, कि इससे मिनिमम की तरफ जब आएगा, भले वो फुट्टी हो या कॉटन हो, उस रेट से फॉर एग्जांपल आज 5,000 रुपये फुट्टी का रेट करते हैं, उससे रेट आएगा तो गवर्नमेंट उसको ख़रीद लेगी। और इस सिलसिले में हर इलाके में फैक्ट्रीज खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट लीज पे ले सकती है 3-3, 4-4 साल। करप्शन का एलिमेंट जहन में रखना होगा, इस पर आपको बहुत सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर आप आज डंडा उठा लेंगे और विजिलेंट रहेंगे, यकीनी तौर पे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। हमारे यहाँ जो आज सीड इस्तेमाल हो रहा है, ये वो सीड थे जो 80 और 90 की दहाइयों में बने थे। और हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रही हैं, ये भी वही है जो 80 और 90 की दहाइयों में थी। बार बार नए नए नामों से ये सीड, नए नंबरों से और नए नामों से ये पेस्टिसाइड हमारे पास आ रहा है। हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हम जो पेस्टिसाइड इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वो सारी वो पेस्टिसाइड है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले की बनी हुई है। हमारे मुल्क के अर्जी हालात को ज़हन में नज़र रखते हुए हम खुद तो इस काबिल नहीं है कि हम नई पेस्टिसाइड बना लें। हम या चाइना से मंगवा लेते हैं या किसी दूसरे मुल्क से मंगवा लेते हैं, उनको थोड़ा सा फार्मूला चेंज करके वही दे देते हैं। और उन्होंने भी वर्क नहीं किया। उन्होंने भी हमारे मुल्क के अर्जी हालात को देखते हुए और हमारे मुल्क के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने वही पेस्टिसाइड आपको दे रहे हैं। आज वो बीमारियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। आपके पास 2015 के बाद पिंक वॉर्म आ गया था, वो आप ख़त्म नहीं कर सके, आप गुलाबी सुंडी और इस तरीके से और नई नई बीमारियां पैदा हो गई हैं। आपकी ज़मीन, आपकी जो एक्चुअली बीमारी है या जो भी सुंडी है या जो भी इशू है, आपका वाइट फ्लाई है, वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गया। इनके ऊपर ये पेस्टिसाइड अब असर नहीं करती। आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको नई जगह पे जाना पड़ेगा, या जिनसे आप बाय करते हैं उनको आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और ये गवर्नमेंट ने देखना है, ये प्राइवेट ओनरशिप कंपनी इनके तो बिक जाता है। ये जो मंगवाएंगे आम आदमी ने खरीद लेना है और उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। यही पेस्टिसाइड माफिया है, यही सीड माफिया, नए नामों से वो पुरानी शराब नई बोतलों में यही काम कर रहे हैं कि जी वही 80 और 90 की दिहाई की जो टेक्नोलॉजी है, वही सीड है, वही कुछ हमारे सामने आ रहा है। सीड किधर है? दोबारा पूछ रहा हूँ, वो सीड कहाँ पर है जो हमने मुख्तलिफ इलाकों में जोनिंग करके लगाना था? और टाइम गुजर गया है, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारा सीड कौन सा है। हमारे किसान को आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं। सिंध सीड काउंसिल का नहीं पता। पंजाब सीड काउंसिल वालों से मैं सवाल कर रहा हूँ, जहानिया साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, महकमा ज़राअत में आपसे सवाल कर रहा हूँ। सारी सीड कंपनियों से, सीड से मुतालिक जो सरकारी इदारे हैं, सीड कहाँ है? वेयर इज़ द सीड? वो कहाँ पे है जो हम लोगों को दे सकें? इतने खरबों रुपए का, अरबों रुपए का फिर बिजनेस होगा। ये वही सारा आपने सिस्टम चलाया, सोशल मीडिया पे एक जंग छेड़ दी और वही कुछ चल रहा है अभी इसी वक्त। वही किसान बेवकूफ़ बनेगा। फिर ये होगा कि जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि अगर 34% कैपेसिटी लास्ट ईयर जिसमें हम 85-87 लाख बेल की थी और अब हम 34% डाउन है, हम 55 से 60 लाख भी प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। तो अगले साल अगर हम इससे भी कम चले गए तो फिर आप देखिए कि हमारा करंट अकाउंट कितना डेफिशिएंसी के ऊपर जाएगा। खुदारा गवर्नमेंट, मेरी सरकारी इदारों गवर्नमेंट से है कि होश के नाखून लें। क्या आपके डॉलर जो बाहर से लोग कमा के आपको बेच रहे हैं, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचते हैं, वो आपने इस काम पे लगा देने? क्या हम जो टैक्स आप लोगों को दे रहे हैं क्या आपने वो इस काम पे लगा देने हैं? एक वक्त में ये मुल्क खुद कफील था, हर चीज़ एक्सपोर्ट करता था। कॉटन हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कोई चीज़ भी हो गया करता था। आज हम इन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है, जनरल बाजवा साहब मैं क्यों करूँ, आप मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। डॉक्टर इदरीस साहब ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, इसको सेव कीजिए। अगर आज हम इसको अगले 2 से 3 साल में रिवाइव कर भी ली और वो सारे इलाके जो हमसे छिन गया या हमने नए इलाके लाइक बलूचिस्तान में हमने इसको ले गए और हमने इसको और ज़्यादा हम 1,47,00,000 और उससे ऊपर चले गए, तो यकीन कीजिए इस मुल्क में हर आदमी बहुत खुश होगा इंशाल्लाह। मैं इस बात के बाद रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा अगले वीलॉग के ऊपर से पहले मैं आपको अपडेट्स करूँगा। और मुझे अगर कोई ये बता सके कि जिन्होंने फेक सीड के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर क्रैक डाउन किया था जिस इदारे ने, क्या कोई फॉलोअप है आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।